हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में जल संसाधन, नदियां, झीलें, बांध एवं सरोवर। तो देखिए, पढ़ते हैं, नदियां पढ़ते हैं, झीलें पढ़ते हैं, बांध पढ़ते हैं, सरोवर। तो आज हम इनको बड़े ही आराम से याद करेंगे। साथ साथ ये वीडियो हमारा थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन आज हमें इनको रट के छोड़ना है। तो देखिए, सबसे पहले नाम आएगा आपके सामने अपवाह तंत्र। तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ ये बात। ये होता क्या, तो जब कोई मुख्य नदी है तो अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर प्रवाह के रूप में जो प्रारूप का निर्माण करती है वो क्या कहलाएगा। साधारण भाषा में है अपवाह तंत्र, ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, जब कोई मुख्य नदी है और उसकी जो सहायक नदी है उनके साथ जब वो प्रवाह प्रारूप का निर्माण करती है तो उसे अपवाह तंत्र कहेंगे। जैसे भारत है, जो राजस्थान भारत का एक शुष्क प्रदेश है। झीलें हैं, बांधों हैं, तालाब, ये इनका क्या है, यहाँ बांधों का विशेष महत्व है। शुष्क प्रदेश होने से यहाँ परंपरागत जल संरक्षण की अनेक विधियां भी विकसित हुई है। पता है, हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार सुन लीजिए, बाद में लिखेंगे हम इन सारी बातों को। तो राजस्थान की अधिकांश नदियां केवल वर्षाकाल में ही प्रभावित होती हैं। कब बहती हैं? ज्यादातर वर्षाकाल में ही बहती हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में मुख्य जल विभाजक का काम करती है और राज्य में बहने वाली नदियों को कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। अब देखते हैं। अब सबसे पहले तो आप स्टार्ट कीजिए। ये बातें जो आपने अभी समझी है इनको धीरे धीरे हम नोट करेंगे आराम से। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। जब कोई मुख्य नदी, लिखिए, जब कोई मुख्य नदी, लिखिए, जब कोई मुख्य नदी, जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर, अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर, सहायक नदियों के साथ मिलकर, किसी प्रवाह प्रारूप, लिखिए, किसी प्रवाह प्रारूप का निर्माण करती हैं, निर्माण करती हैं। तो क्या कहलाएंगी वो? तो वह कहलाएंगी उस नदी का अपवाह तंत्र। लिखिए, तो वह उस नदी का, तो वह उस नदी का, नदी का अपवाह तंत्र कहलाता है। कोई हार्ड बात नहीं है, नहीं है ना? हार्ड याद हो गया कि जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर किसी प्रवाह प्रारूप का निर्माण करती है तो उस नदी का अपवाह तंत्र कहलाता है। तो राजस्थान भारत का एक शुष्क प्रदेश है। राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं तो राजस्थान की एक बात लिख भी लीजिए। राजस्थान भारत का एक शुष्क प्रदेश है। लिखिए, राजस्थान भारत का एक शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है। आगे लिखे, तो यहाँ नदियों, लिखिए, नदियों, झीलों और बांधों का विशेष महत्व है। क्या है? विशेष महत्व है। तो शुष्क प्रदेश होने के नाते यहाँ परंपरागत जल संरक्षण की अनेक विधियां विकसित हुई। तो राजस्थान की अधिकांश नदियां केवल वर्षा काल में ही प्रवाहित होती हैं। लिखिए, राजस्थान की अधिकांश नदियां, राजस्थान की
अधिकांश नदियां केवल वर्षाकाल में ही प्रवाहित होती हैं। साथ साथ नोट करते रहिए, सारी बातें नोट कीजिए। तो देखिए, राजस्थान की अधिकांश नदियां केवल वर्षाकाल में ही प्रवाहित होती हैं। तो अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में मुख्य जल विभाजक का काम करती है। लिख लीजिए, अरावली पर्वत श्रृंखला। लिखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य जल विभाजक का काम करती है। मुख्य जल विभाजक का काम करती है। जल विभाजक का काम करती है और राज्य में बहने वाली नदियों को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? लिखिए, और राज्य में बहने वाली नदियों को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? तो 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 भागों में। तो इसके अलावा राज्य में अंतः प्रवाही नदियां भी है और अंतः प्रवाह के आधार पर अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। लिख लीजिए, इसके आधार पर अपवाह तंत्र को 3 भागों में, 3 प्रकार है, 3 भागों में बांटा जाता है। तो देखिए, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, ये बात परीक्षा में नहीं पूछी जाती, लेकिन आपको समझाने की दृष्टि से लिखी गई है, आप नोट कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे? जब कोई मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर किसी प्रवाह प्रारूप का निर्माण करती है तो वह उस नदी का अपवाह तंत्र कहलाता है। तो राजस्थान भारत का एक शुष्क प्रदेश है, अतः यहाँ नदियों, झीलों, बांधों का विशेष महत्व है। राजस्थान की अधिकांश नदियां केवल वर्षा काल में ही प्रवाहित होती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य जल विभाजक का काम करती है और राज्य में बहने वाली नदियों को 2 भागों में बांटती है। अपवाह तंत्र को 3 भाग, जैसे कि इसके अलावा राज्य में अंतर प्रवाही नदियां भी और अंतर प्रवाह के आधार पर अपवाह तंत्र को कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब राजस्थान का अपवाह तंत्र देखते हैं। लिखिए, लिखेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र। लिखिए, राजस्थान का अपवाह तंत्र। राजस्थान का अपवाह तंत्र तो कौन कौन से प्रकार है? एक तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हो गई, एक कौन सी हो गई? बंगाल की खाड़ी वाली, अरब सागर वाली और अंतर प्रवाह से जो नदियां होती हैं वो हो गई। तो लिख लीजिए, पहले तो हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। लिखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, एक तो हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और कौन सी हैं? एक होगी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। लिखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और
अंतः प्रवाहित नदियां। अंतः प्रवाहित नदियां, तो देखिए तीन हो गए। एक तो हो गई बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, एक अरब सागर में, और एक अंतः प्रवाहित नदियां। तो अब सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम अरब सागर वाली, और उसके बाद पढ़ेंगे अंतः प्रवाहित नदियां। तो इन सारी की बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं उनके बारे में। तो ये तीनों लिख लीजिए। पहले बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और कौन सी, अरब सागर में गिरने वाली, और अंतः प्रवाहित नदियां। तो सबसे तीन प्रकार बता दी मैंने, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, और अंतः प्रवाहित नदियां। तो सबसे पहला प्रकार लिख लीजिए आप, लिखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। लिखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो राज्य के कुल अपवा क्षेत्र का कितना, 23% लिख लीजिए। राज्य के कुल अपवा क्षेत्र का कुल अपवा क्षेत्र का कितना, 23%। देखिए नदियां कौन कौन सी हैं, चंबल, बाणगंगा, पार्वती, गंभीर। लिख लीजिए, लिखिए चंबल, बाणगंगा, पार्वती और गंभीर। देखते हैं कौन कौन सी हैं, लिख लीजिए आप, चंबल, बाणगंगा, पार्वती और गंभीर। तो अब चंबल से देखेंगे, चंबल से कौन कौन सी नदियां सहायक। तो देखिए पार्वती है, मेज है, बनास है, काली सिंध है, कुनाल बामनी है। तो ये इतना लंबा हम पढ़ लेते, पहले तो चंबल की देख लेते हैं। लिख लीजिए पार्वती, मेज, बनास, काली सिंध और ब्राह्मणी। और कौन सी, ब्राह्मणी। तो आगे हम पढ़ेंगे जो सहायक नदियां हैं उनको बाद में हम विस्तार से देखेंगे, आगे इसी टॉपिक में देख लेंगे। पहले आप इतना ही नोट कर लीजिए यहाँ। तो चंबल, बाणगंगा, पार्वती, गंभीर, और फिर चंबल में कौन सी आ गई, पार्वती, मेज, बनास, काली सिंध और ब्राह्मणी। आगे लिख लीजिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां। लिखिए लिखिए अरब सागर में गिरने वाली नदियां। अरब सागर में गिरने वाली नदियां। गिरने वाली नदियां। तो देखिए राज्य के कुल अपवा क्षेत्र का 17%। लिखिए राज्य के कुल अपवा क्षेत्र का कितना परसेंट, 17%। तो लिख लीजिए कौन कौन सी है, लूनी, पश्चिमी बनास, माही और साबरमती। लिखिए लूनी, लूनी, और कौन सी है, तो लिख लीजिए पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास।
और कौन सी है अरब सागर में गिरने वाली? तो माही, और लिख लीजिए साबरमती। तो अब इनकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। देखिए, लूनी, पश्चिमी बनास, माही, साबरमती। एक बार फिर से बोलिए, लूनी, पश्चिमी बनास, माही, साबरमती। लूनी, पश्चिमी बनास, माही, साबरमती। अब लूनी की सहायक लिखिए, लिखिए जोजड़ी, बांडी, सुकड़ी। तो ये क्या है? लूनी के सहायक हैं। और भी है, वो आगे देख लेंगे हम। आप इतना ही लिख लीजिए यहाँ। पश्चिमी बनास के लिख लीजिए सिंपू और सुगली। आगे पढ़ लेंगे इनको विस्तार से। सिंपू और शुक्ली। माही में देख लीजिए सोम है, जखम, अनाज, चाप, मोरिन, हरण। लिख लीजिए इसकी सहायक, लिखिए सोम, जखम, अनास, चाप, मोरेन। विस्तार से आगे देखेंगे। साबरमती में लिखिए वाक्कल है, सेई है, वाक्कल, सेई, हतमती, मेशवा, मेसवा, वत्रक, मजम। तो देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदियां राज्य के अपवाद कुल का, राज्य के कुल अपवाद क्षेत्र का 17% बनाती। कितना परसेंट? 17%। तो नदियां देख लीजिए कौन कौन सी। लूनी, पश्चिमी बनास, माही, साबरमती। फिर से देखिए, लूनी, पश्चिमी बनास, माही और साबरमती। तो लूनी की साइड देखिए जोजड़ी, बांडी, शुकड़ी। और भी है वैसे तो, जैसे जवाई है, गुया है, लीलड़ी, मीठड़ी। ये आगे बात करेंगे इनके बारे में। तो देखिए, पश्चिमी बनास में सिंपू, सुकली, और माही में सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरिन। साबरमती की वाक्कल, सेई, हतमती, मेरवा, वत्रक और माजम। तो देखिए, ये हो गई अरब सागर में गिरने वाली। आगे बात करते हैं अंत प्रवाहित नदियां। लगाइए अंत प्रवाहित नदियां। अंत प्रवाहित नदियां। तो ये देखिए, अंत प्रवाहित नदियां राज्य के कुल अपवाद क्षेत्र का 60%। लगाइए, राज्य के कुल अपवाद तंत्र का 60% है। कौन कौन सी? घग्गर है, जैसे कांचली है, साबी, काकनी, मेथा, रूपनगढ़, रूपारेल। ये सारी लिख लीजिए इसमें। लिखिए घग्गर, कांतली, साबी, काकनी, मेथा, मेथा, रूपनगढ़, रूपारेल। तो देखिए, राज्य के कुल अपवाद तंत्र का 60%। तो जैसे घग्गर है, कांतली, साबी, काकनी, मेथा, रूपनगढ़, रूपारेल। ये सारी नदियां आ गई। अब बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। विस्तार से पढ़ते हैं अभी। तो लिख लीजिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। जैसे चंबल है, इसमें चंबल को पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट है उन सहायक नदियों को पढ़ेंगे। तो लिखिए बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां।
बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। नदियां तो देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में स्थित अधिकांश नदियां चंबल है, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, जो नदियां इनके साथ मिलकर यमुना में मिल जाती है और बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र का हिस्सा बन जाती है। आ गई ना वही बात, अन्य सहायक नदियों के साथ मिलकर। तो लिख लीजिए ये बात, अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में, लिखिए अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में, अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में अधिकांश नदियां चंबल, बाणगंगा, लिखिए चंबल, बाणगंगा, चंबल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती, आदि नदियों के साथ मिलकर, लिखिए आदि नदियों के साथ मिलकर, यमुना में मिलती हैं, और बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का हिस्सा बनती है। लगाइए, और बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का हिस्सा बनती है, तो देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में अधिकांश नदियां चंबल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती आदि नदियों के साथ मिलकर यमुना में मिलती हैं और बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का हिस्सा बनती है। एक बार फिर से रीडिंग लगाओ। तो देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में अधिकांश नदियां चंबल, बाणगंगा, गंभीरी, पार्वती आदि नदियों के साथ मिलकर यमुना में मिलती है और बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का हिस्सा बनती है। किसका हिस्सा बनती है? बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र का हिस्सा बनती है। आगे देखिए, लिखिए चंबल नदी का अपवा तंत्र, लगा लीजिए इसमें चंबल नदी का अपवाह तंत्र, लगाइए चंबल नदी का अपवा तंत्र। तो देखिए, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट जनापाव पहाड़ी से होता है। लिख लीजिए चंबल नदी का उद्गम, लिखिए उद्गम तो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, लिखिए मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट जनापाव पहाड़ी होता कहाँ से है? जनापाव पहाड़ी से। तो देखिए, उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट जनापाव पहाड़ी। तो इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? चरमणवती के नाम से जाना जाता था। कामधेनु भी यही है।
नित्यवाही भी यही है, एक नाम नहीं सुना होगा आपने, मालव गंगा पूछा जाता है लेकिन लिखवाया बहुत कम जाता है, लिखेंगे हम। तो लिखिए प्राचीन नाम, लिखिए प्राचीन नाम, लिखेंगे हम तो सारे लिखेंगे। तो लिखिए च्रमणवती, कामधेनु, कामधेनु, चर्मवती, होवती, मालव गंगा, तो ये प्राचीन नाम बोल सकते हैं, अब तो चंबल ही बोलते हैं, तो प्राचीन नाम कह दो चाहे इसके अन्य नाम कह दो, रहने दो, ये चंबल के ही हैं। तो देखिए चंबल नदी का अपवा तंत्र उद्गम देखिए मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट, किसके निकट, महू के निकट जुनापाव पहाड़ी से है, और प्राचीन नाम है चिरमणवती, कामधेनु, चर्मवती और मालव गंगा। आगे देखिए इसी में लिखेंगे आगे। तो लिखिए यह राजस्थान में 84गढ़, लिखिए यह राजस्थान में 84गढ़, राजस्थान में 84गढ़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़, कहाँ है भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ लिख लीजिए, के निकट प्रवेश करती है, 84गढ़ के निकट प्रवेश करती है, प्रवेश करती है। तो देखिए तथा कोटा बूंदी जिलों की सीमा बनाती हुई सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में प्रवाहित होते हुए अंत में इटावा, कहाँ है, उत्तर प्रदेश के निकट ये यमुना में मिल जाती है। नोट कीजिए ये बात, कहाँ तक लिख लिया कि निकट प्रवेश करती है, तथा कोटा बूंदी, तथा कोटा बूंदी जिलों की सीमा बनाते हुए, सीमा बनाते हुए, इनकी सीमा बनाते हुए सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर, लिखिए सवाईमाधोपुर, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में प्रवाहित होते हुए, ये जिलों में प्रवाहित होते हुए, प्रवाहित होते हुए, तो ये प्रवाहित होते हुए अंत में इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में मिल जाती है। लिखिए अंत में, लिखिए अंत में इटावा उत्तर प्रदेश, इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, तो यमुना में मिल जाती है। तो देखिए चंबल नदी का अपवाह तंत्र, किस नदी का, चंबल नदी का, तो यह राजस्थान में 84गढ़, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ के निकट प्रवेश करती है, तथा कोटा बूंदी जिलों की सीमा बनाते हुए सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर जिलों में प्रवाहित होते हुए अंत में इटावा उत्तर प्रदेश के निकट यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, तो यमुना में मिल जाती है। इतना नोट कीजिए, बाद में आगे लिखते हैं। कर लिया नोट, आगे लिखिए, तो फिर लिखिए आगे।
तो चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। लिखिए, बात इंपॉर्टेंट है, लिखिए चंबल नदी हमेशा बहने वाली। लिखिए चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। नित्यवाही नदी है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। लिखिए, इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। कितनी है? तो 965 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में चंबल नदी 135 किलोमीटर का मार्ग तय करती है। ये बात भी लिख लीजिए, लेकिन राजस्थान में चंबल नदी चंबल नदी 135 किलोमीटर का ही मार्ग तय करती है। कितना? तो देखिए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है और इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में चंबल नदी 135 किलोमीटर का ही मार्ग तय करती है। यदि मध्य प्रदेश में राजस्थान की सीमा रेखा की बात करें तो चंबल दोनों और राज्यों में सीमा के निकट 241 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लिखना चाहे वो लिख सकता है। पहले इतना लिख लीजिए, चंबल नदी राजस्थान की एकमात्र नित्यवाही नदी है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। लेकिन राजस्थान में चंबल नदी 135 किलोमीटर का ही मार्ग तय करती है। लिखिए, आगे लिखिए। यदि मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा रेखा की बात करें, आसान भाषा में लिख लीजिए, आप समझ जाएंगे। यदि मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा रेखा की बात करें, तो चंबल दोनों राज्यों की सीमा के निकट, लिखे तो चंबल दोनों राज्यों की सीमा के निकट सीमा के निकट 241 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 241 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी करती है? 241 किलोमीटर की दूरी तय करती है। आगे लिखिए, चौरासीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल पर चूलिया जलप्रपात है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कितना? 18 मीटर माना जाता है, लगभग 18 मीटर ही है। तो ये बात नोट करेंगे, लिख लीजिए। लिखिए, चौरासीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चौरासीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर। कितने किलोमीटर? 5 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल पर चूलिया जलप्रपात है।
कौन सा जलप्रपात है? चूलिया जलप्रपात है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। लिख लीजिए, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा कितना? 18 मीटर। लिख लीजिए, 18 मीटर जलप्रपात यानी कि सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। जलप्रपात माना जाता है। तो देखिए, यदि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा रेखा की बात करें तो चंबल दोनों राज्यों की सीमा के निकट 241 किलोमीटर की दूरी तय करती है और चौरासीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर चित्तौड़गढ़ जिले में चंबल पर चूलिया जलप्रपात है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा यानी 18 मीटर जलप्रपात माना जाता है। कितना ऊंचा है? 18 मीटर। तो देखिए, आगे अगर इसमें बात करें तो लिखिए, नोट कीजिए साथ साथ। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश और राजस्थान की एक संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 4 बांध भी बनाए गए हैं। चारों बांधों के बारे में देखेंगे तो लिख लीजिए। पहले लिखिए, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश व राजस्थान। लिखिए, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत। लिखिए, बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत चार बांध बनाए गए हैं। कितने बांध? 4 बांध बनाए गए हैं। पहला लिखिए, पहले ये लिख लीजिए, फिर ऊपर से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो लिखिए, चंबल नदी पर मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत 4 बांध बनाए गए हैं। कितने? 4 बनाए गए हैं। उन चारों को देखते हैं। नंबर 1 लगा लीजिए, गांधी सागर बांध। गांधी सागर पहला कौन सा है? तो गांधी सागर बांध है मध्य प्रदेश के मंदसौर एवं नीमच जिलों में। लिखिए, मध्य प्रदेश के मंदसौर एवं नीमच जिलों में। मध्य प्रदेश के मंदसौर एवं नीमच जिलों में। आगे लिखिए, राणा प्रताप सागर। नंबर 2 लिख लीजिए, राणा प्रताप सागर। तो राणा प्रताप सागर बांध देखिए, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। लिखिए, रावत भाटा चित्तौड़गढ़। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। आगे देखिए, लगाइए, जवाहर सागर। लिखिए, जवाहर सागर। तो जवाहर सागर में देखिए, यह एक पिकअप डैम है। लिखिए, पिकअप डैम। पिकअप डैम है। कोटा बूंदी लिख लीजिए।
जिलों की बात है कोटा बूंदी, और आगे लिख लीजिए कोटा बेराज। नंबर 4 लिखिए कोटा बेराज। तो कोटा बेराज में लिख लीजिए कोटा में आई है सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है। कितनी नहरें निकाली गई है? 2 नहरें। स्थान कहाँ इसका? कोटा। लिख लीजिए कोटा, स्थान कोटा। तो यहाँ से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई है। लिख लीजिए यहाँ से सिंचाई हेतु 2 नहरें निकाली गई हैं। 2 नहरें निकाली गई है। तो देखिए पहला बांध है गांधी सागर। कौन सा है? गांधी सागर। तो मध्य प्रदेश के मंदसौर एवं नीमच जिलों में, मध्य प्रदेश के नीमच एवं मंदसौर एवं नीमच जिलों में। नंबर 2 देखिए राणा प्रताप सागर बांध। तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। आगे देखिए जवाहर सागर। तो यह पिकअप डैम है। स्थान कोटा बूंदी। और आगे है कोटा बेराज। तो यह सिंचाई है। तो यहाँ से 2 नहरें निकाली गई है इसके। और कोटा बेराज का स्थान है कोटा। आगे लिखिए तो लिखिए चंबल घाटी परियोजना का विस्तृत विवरण जो है वो अभी पढ़ने वाले हैं। तो चंबल नदी में राष्ट्रीय जलीय जीव कौन? गंगा सूस पाई जाती है। घड़ियालों की अधिकता के कारण चंबल को क्या कहा जाता है? घड़ियालों की शरणस्थली भी तो कहा जाता है ना। वो नोट करेंगे। तो लिखिए चंबल में लिखना है। तो देखिए चंबल नदी में राष्ट्रीय जलीय जीव नोट कीजिए। चंबल नदी में लिखिए राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय सूस पाई जाती है। लिखिए गांगेय सूस पाई जाती है। तथा घड़ियालों की अधिकता के कारण चंबल को लिखिए तथा घड़ियालों की अधिकता के कारण घड़ियालों की अधिकता के कारण घड़ियालों की अधिकता के कारण तो लिखिए चंबल को घड़ियालों की शरणस्थली भी कहा जाता है। लिखिए चंबल को घड़ियालों की शरणस्थली भी कहा जाता है। शरणस्थली भी कहा जाता है। तो देखिए जवाहर सागर बांध में यमुना संगम तक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य बनाया गया है। नोट कीजिए जवाहर सागर बांध से जवाहर सागर बांध से जवाहर सागर बांध से यमुना संगम तक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य बनाया गया है। देखिए राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य बनाया
गया है। तो देखिए चंबल नदी में राष्ट्रीय जलीय जीव गांगेय सूस पाई जाती है तथा घड़ियालों की अधिकता के कारण चंबल को घड़ियालों की शरणस्थली भी कहा जाता है। जवाहर सागर बांध से यमुना संगम तक राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया गया है। क्या बनाया गया है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य बनाया गया है। आगे देखिए, तो आप पढ़ेंगे चंबल की जो प्रमुख प्रमुख सहायक नदियां हैं उनके बारे में लगा लीजिए। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां, चंबल की प्रमुख सहायक नदियां, तो प्रमुख सहायक नदियां देखिए, सबसे पहले सहायक नदी देखिए कौन कौन सी, काली सिंह है, पार्वती, मेज, बनास, चाकण, इली, आलनिया, आहू, परवन। तो ये जो मोस्ट है ना सिर्फ वही पढ़ेंगे। तो लिखिए सबसे पहले, उसके बाद हमें पढ़ना है बंगाल नदी का जो अपवाद तंत्र है वो पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले लगा लीजिए काली सिंध। तो लिखिए काली सिंध, काली सिंध के बारे में पढ़ेंगे। फिर लगाइए काली सिंध, चंबल की सहायक है काली सिंध। तो उद्गम है इसका बागली गांव, देवास, मध्य प्रदेश के निकट विंध्याचल पर्वत से। लिखिए उद्गम, उद्गम लिखिए बागली गांव, देवास, बागली गांव देवास, मध्य प्रदेश के निकट विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत से। तो झालावाड़ और बारां जिले में बहते हुए ये कोटा के निकट चंबल में मिल जाती है। लिख लीजिए बात, झालावाड़ और बारां जिले में, लिखिए झालावाड़ एवं बारां, झालावाड़ एवं बारां जिले में बहती हुई नानेरा कोटा, लिखिए नानेरा के निकट चंबल में मिल जाती है, के निकट चंबल में मिल जाती है। इसमें मिल जाती है, चंबल में मिल जाती है। और प्रमुख सहायक नदियां लिख लीजिए, इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं तो वो लिख लीजिए। प्रमुख सहायक नदियां, जो प्रमुख है वही देख रहे हैं। सहायक नदियां, तो प्रमुख सहायक नदियों में परवन, उजाड़, निवाज, आहू, थार। लिख लीजिए, एक तो लिख लीजिए परवन, एक उजाड़, निवाज और आहू लिख लीजिए। तो ये इसकी सहायक सहायक नदियां परवन, उजाड़, निवाज, आहू। आप सिर्फ इतनी याद रख लीजिए। तो यह चंबल के दाहिनी ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, तो लिख लीजिए। यह चंबल में दाहिनी ओर से मिलने वाली, यह चंबल में दाहिनी ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से, किस ओर से? दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है, सबसे
लंबी सहायक नदी है। तो देखिए, काली सिंध पढ़ रहे हैं, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में से काली सिंध पढ़ रहे हैं। तो काली सिंध में एक बात और है, तो काली सिंध पर जेतपुर यानी झालावाड़ में हरिश्चंद्र बांध और कोटा में नानेरा बांध भी बनाया गया है। ये बात आगे लिखेंगे, पहले इतना याद रखिए। काली सिंध उद्गम कहाँ? बाकली गांव, देवास, मध्य प्रदेश। बाकली गांव मध्य प्रदेश के निकट विंध्याचल पर्वत से हो गया उद्गम। आगे देखिए, तो झालावाड़ एवं बारा जिले में बहती हुई नानेरा कोटा के निकट चंबल में मिल जाती है। सहायक नदियां देखिए, परवन, उजाड़, निवाज और आहू। तो यह चंबल में दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। दाईं ओर से मिलने वाली है सबसे लंबी सहायक नदी, दाईं ओर से मिलने वाली। आगे एक बात और नोट कर लीजिए, बस इसमें लिखिए, काली सिंध पर जेतपुर, लिखिए इस पर जेतपुर, झालावाड़ में हरिश्चंद्र सागर बांध, हरिश्चंद्र सागर बांध एवं कोटा के निकट, लिखिए एवं कोटा के निकट कोटा के निकट नानेरा बांध बनाया गया है। लिखिए नानेरा बांध बनाया गया है। तो जिस पर जेतपुर, झालावाड़ में हरिश्चंद्र सागर बांध और कोटा के निकट नानेरा बांध बनाया गया है। नेक्स्ट लगाइए पार्वती। सहायक नदियों में लगाइए आगे पार्वती। इसमें देखिए, फिर सीहोर मध्य प्रदेश के निकलकर, वहां से निकलकर बारा जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। लिख लीजिए, जो मोस्ट बात है वही देखेंगे इनमें। लिखिए सीहोर, पार्वती में लिखिए सीहोर मध्य प्रदेश से निकलकर बारा जिले, बारा जिले में बहती हुई बारा जिले में बहती हुई सवाई माधोपुर जिले में, सवाई माधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। लिखिए पालिया के निकट, पालिया के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। मिल जाती है। और इसकी भी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं, वो देख लीजिए। लिखिए प्रमुख सहायक नदियां, लिख लीजिए सहायक नदियां। तो लिखिए अंधेरी, रेतरी, अहेली, कूल, ये है इसकी। लिखिए अंधेरी, रेतरी, अहेली,
कूल, कौन सी, कूल, बेंटली और बिलास, ये इसकी प्रमुख सहायक है। तो देखिए पार्वती कौन सी पढ़ रहे हैं, पार्वती, तो सीहोर मध्य प्रदेश से निकलकर बारां जिले में बहती हुई सवाईमाधोपुर जिले में पालिया के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। और सहायक नदियां हैं अंधेरी, रेत्री, अहेली, कूल, बेंथली और बिलास, ये क्या है, इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब लिखिए ब्राह्मणी या वापनी, चंबल की सहायक है। आगे लिखिए ब्राह्मणी, ब्राह्मणी या वापनी। तो देखिए इसके बारे में